की बात है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रीना दोनों कार से सतारा की तरफ जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। और हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में हमारी कार बंद पड़ गई। मैं और रीना दोनों कार से नीचे उतर गए। हमने बोनट खोला तो उसमें से काला धुआं बाहर निकला। कार बंद पड़ चुकी थी और अब मैं उसे ठीक नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि रात में अक्सर शराबी और गुंडे लोग रास्ते से गुजरते रहते हैं, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां उस जंगल में सुनसान सड़क पर नहीं ठहर सकता था। और कार में रुकना या फिर किसी आदमी से लिफ्ट लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। तभी मुझे याद आया कि वहां आते समय कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे मैंने एक घर देखा था। वह घर वहां से बस 5-6 मिनट की दूरी पर था। मुझे लगा कि शायद उस घर में रहने वाला हमारी किसी न किसी तरह से मदद करे या फिर रात में रुकने के लिए जगह दे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चलकर वहां गया। मैंने डोरबेल बजाई। तब एक 40-45 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। जी कहिए। उस आदमी ने हमसे कहा। वो आदमी दिखने में बहुत ही शरीफ दिख रहा था और उसने हमसे बात भी नम्रता से की। जी, हमारी कार इस सड़क पर बंद पड़ चुकी है और हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते क्योंकि मेरी दोस्त मेरे साथ है, और कार में रुक भी नहीं सकते क्योंकि रात में कार में ठहरना हमारे लिए सेफ नहीं हो सकता। तो मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जी, क्या आप हमें आपके घर में रात को ठहरने दे सकते हैं? मैंने उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने कुछ देर हमारी तरफ देखा और पूछा, क्या आप प्रेमी हो? इस बात पर मैंने और रीना ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या जवाब दे, पर हमारी खामोशी का जवाब उसे मिल गया। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, उसने कहा। और ऐसा कहकर उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन हमारे पास उस घर के अलावा कोई और चारा ना था, इसलिए हम बार बार डोरबेल बजाते रहे और बाहर से उस आदमी को मदद की गुजारिश करने लगे। आखिर उस आदमी ने दरवाजा खोला और बोला, देखिए, मैं आपको यहाँ ठहरने दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आप दोनों अलग अलग कमरे में सोएंगे। उस आदमी ने कहा। इस पर रीना ने एतराज जताया, लेकिन मैंने वो शर्त मंजूर कर ली और उस आदमी ने हमें घर के अंदर ले लिया। वो हमें एक बेडरूम की तरफ ले गया और बोला, तुम में से एक यहाँ रुक जाओ। तो मैंने रीना को उस कमरे में ठहरने के लिए कहा, लेकिन रीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। जी, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? रीना ने उस आदमी से पूछा। जी हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। तब रीना ने मेरी तरफ डरी हुई नजर से देखा। मैं उसका डर समझ गया था। उसे लग रहा था कि उस घर में कोई औरत नहीं है, तो अगर उस आदमी ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की तो मुझे छोड़कर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। रीना मेरी कान में फुसफुसाई। अरे ये क्या कह रही हो? एक तो बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है, बाहर गए तो पक्का किसी शराबी या गुंडे के हत्थे चढ़ जाएंगे। तुम अंदर से कुंडी लगा लो और सीधा सुबह मेरे आने के बाद खोल देना ना, मैंने रीना से कहा। क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या? उस आदमी ने हमसे पूछा। जी, मेरी दोस्त को अकेले ठहरने में डर लग रहा है। अरे डरना किससे है, मैं तो आपके पिता समान हूँ, डरो मत, निश्चिंत रहो बिटिया। उस आदमी की आवाज में काफी मिठास और अपनापन था। इससे मुझे उस पर जरा सा भी शक नहीं था, लेकिन रीना अभी भी उस आदमी के चरित्र पर संदेह कर रही थी। जी, आपकी बीवी आपके साथ क्यों नहीं रहती? हमने उस आदमी से पूछा। उसकी ऐसे ही किसी को उसकी बीवी के बारे में पूछने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे डर था कि कहीं वो आदमी हमें घर से बाहर ना कर दे, लेकिन उस आदमी को रीना के सवाल से कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। उल्टा वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोला,
पहले रहती थी, लेकिन 5 महीने पहले वो मेरे 8 साल के बेटे को लेकर घर के नौकर के साथ भाग गई। ये सुनकर हम दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए। सॉरी, हमें इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैंने सर और आंखें दोनों नीचे झुकाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है, ये उनका फैसला था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद रीना मुझे बाय कहकर कमरे में चली गई। उस आदमी ने मुझे भी एक कमरा दिया और सोने चला गया। मैं कमरे में गया। तब दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। उस तस्वीर में मकान मालिक के साथ लगभग 8-9 साल का लड़का था। बड़ा ही प्यारा था, शायद वो उसी मालिक का लड़का था। तस्वीरें देखकर मैं बेड पर गया और सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी और मैं नींद से जाग गया। तभी एक लड़का मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और बेड के नीचे छिप गया। मैं बेड से नीचे उतर गया और मैंने बेड के नीचे झांक कर देखा। वो बच्चा बेड के कोने में छिप गया था। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बच्चा उस घर के मालिक का था जिसे मैंने तस्वीर में देखा था। लेकिन उस आदमी ने तो हमसे कहा था कि उसकी बीवी उसके बच्चे को अपने साथ ले गई थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अरे बेटा, क्या हुआ? मैंने उसे पूछा। तब वो डरते हुए बोला, पापा मुझे मार डालेंगे, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। तभी एक बार फिर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो खौफनाक चीख सुनकर मेरी रूह कांप उठी। देखो, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। और ऐसा कहकर वो चुप हो गया। तभी मुझे मकान मालिक की आवाज सुनाई दी, जो कि कमरे के बाहर से आ रही थी। बेटा, कहाँ हो बेटा? बेटा, बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बेटा, अरे बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि वो उस बच्चे की भी हत्या करने वाला है, और अगर उसे पता चला कि उस बच्चे ने मुझे उसकी माँ के बारे में बता दिया है, या मुझे किसी भी तरीके से पता चला कि उसने उसकी बीवी की हत्या की है, तो वह मुझे भी मारने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से मैं अलमारी के बाजू में छिप गया। तभी वो आदमी हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे में आया। उस कुल्हाड़ी से खून फर्श पर टपक रहा था। बेटा, बेटा। वो आदमी बड़ी प्यारी आवाज में अपने बच्चे को आवाज दे रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अलमारी की तरफ ना आए, पर तभी उसने बेड के नीचे झुक कर देखा। और उसने बच्चे के सर के बाल पकड़कर उसे बेड से बाहर खींचा। वो बच्चा दर्द के मारे चीखा और रोने लगा, पर वो आदमी उसके चेहरे को देखकर हंस रहा था और बोला, बाय बाय बेटा। और ऐसा कहकर उसने अपने ही बेटे की छाती पर कुल्हाड़ी मारी और खून की छींटें उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा खून से भर गया, पर वो अभी भी हंस रहा था। वो खौफनाक मंजर देखकर डर के मारे मेरे आंखों में पानी आ गया। उस बच्चे के शरीर में अभी भी जान थी, वह तड़प रहा था। तभी उस आदमी ने अपने बच्चे के पैर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। मैं वहीं ठहरा रहा। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बस रीना को लेकर उस घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरा मन उस बच्चे को वैसे छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने उसे बचाने का सोचा। मैं फर्श पर खून से घसीटने वाले निशानों का पीछा करते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचा। तब मैंने देखा कि उस कमरे में जमीन के नीचे, मतलब कि खुफिया तहखाने में जाने वाला एक रास्ता था।
मैं तहखाने में नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर उतर गया। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे मकान मालिक हाथ में कुल्हाड़ी लिए मेरी तरफ देखकर हंस रहा था और उसने वो कुल्हाड़ी मेरे मुंह पर मारी। वैसे मैं नींद से जाग उठा। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। सच में वह सपना बहुत ही डरावना था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कहीं सच में उस आदमी ने अपने बीवी बच्चे की हत्या तो नहीं की है, क्योंकि उसने बताया था कि वह बच्चे को लेकर नौकर के साथ भाग गई थी। तभी मुझे लगा कि मैंने जो सपने में तहखाना देखा था, अगर वो तहखाना सच में उस कमरे में है तो वो सपना सच होगा। मैंने सच जानने की ठान ली और मैं अपना मोबाइल लेकर उस कमरे में चला गया। जो मेरे सपने में आया था, कमरे की फर्श मैट से ढकी हुई थी। मैंने वो मैट हटाई और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे मैट के नीचे तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। मैं देखना चाहता था कि उस तहखाने में क्या है। मैंने वो दरवाजा उठाया। तहखाने में घना अंधेरा था, इसलिए मैंने फ्लैश लगाया और सीढ़ियां उतरकर तहखाने में गया। सीढ़ियों के बाजू में ही लाइट स्विच था। मैंने स्विच ऑन किया, तब तहखाने की लाइट्स जली। तहखाने में कुछ सामान था और 3 रेफ्रिजरेटर थे। वह देखकर मुझे शक हुआ। मैं उसकी ओर भागा। मैंने पहला रेफ्रिजरेटर खोला और अंदर देखा तो वहां पर एक औरत की लाश थी जो बर्फ से जम चुकी थी। वह लाश उस आदमी की बीवी की थी। मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि मैंने उसे उस आदमी के साथ तस्वीर में शादी के जोड़े में देखा था। मैंने दूसरा रेफ्रिजरेटर खोला तो उसमें मुझे उस आदमी के बच्चे की लाश दिखाई दी। मतलब मेरा सपना बिल्कुल सच था। हाँ, मैं मन ही मन घबराते हुए देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे अच्छा आदमी समझ रहा था वो इतना बुरा था कि उसने अपने खुद के बच्चे की हत्या कर दी थी। मैं तीसरे रेफ्रिजरेटर की ओर बढ़ा और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक आदमी की लाश थी। ये किसकी लाश होगी? मैं मन ही मन बोल पड़ा, वो मेरा नौकर है। मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, तभी मकान मालिक ने मेरे सिर पे डंडे से हमला किया और मैं जमीन पर गिर गया। मेरे सिर से खून बहने लगा और मैं ज्यादा कुछ हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने बोलना शुरू किया। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने खुद के ही बीवी, बच्चे और नौकर की हत्या क्यों की, है ना? बताता हूँ। शादी के 12 साल बाद भी मुझे और मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे घर बच्चा पैदा हुआ। मैं मेरी बीवी से बहुत खुश था। एक दिन मैं काम से कुछ जल्दी ही घर लौट आया। तब मेरा बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। मैं थका हुआ था, इसलिए सीधे मेरे कमरे में गया तो मैंने मेरी बीवी को अपने नौकर के बाहों में देखा और सीधा स्टोर रूम में जाकर कुल्हाड़ी ले आया। सबसे पहले तो मैंने उस 2 कौड़ी के नौकर को मौत के घाट उतार दिया और बाद में बीवी का सर धड़ से अलग करके उसे मार डाला। लेकिन तभी मुझे मेरे बेटे ने देख लिया और वो वहां से भाग गया। मुझे अपने बेटे पर भी शक आया, क्योंकि जब मैंने इस वाले नौकर को अपने घर काम पर रखा था, उसके 4-5 महीने बाद ही मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसका मतलब उस बच्चे में मेरा खून नहीं था, इसलिए मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मैंने इनकी लाशें रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखी क्योंकि मैं जब भी इनकी लाशों को देखता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है कि मैंने मेरे साथ हुए धोखे का बदला लिया है। और अब तेरी बारी है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था,
लेकिन अब तू मेरी सच्चाई जानता है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो कोने में चला गया और कुल्हाड़ी लेकर लौट आया। मेरे सर में चोट लगने के कारण मैं हलचल नहीं कर पा रहा था। मैं बस धुंधली नजर से उसके पैर देख रहा था। वह मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि तभी रीना वहां पहुंच गई और उसने उस आदमी के सिर में फावड़ा मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद हमने पुलिस को वहां बुला लिया और उन्हें सारा वाकया बता दिया। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी बीवी, बच्चे और नौकर की हत्या की है और उनकी लाशें तहखाने में रेफ्रिजरेटर में छुपाई और दुनिया को ये बताया कि उसकी बीवी बच्चे को लेकर नौकर के साथ भाग गई है।